अंदर संसदीय लोकतंत्र की से बहुत सारे मानक इस दौरान प्रस्तुत हुए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का यह विधानमंडल पहला विधानमंडल था जिसने यूएन के द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक लंबी चर्चा को और समृद्ध चर्चा को आगे बढ़ाया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। संविधान दिवस का कार्यक्रम पहली बार मनाने का कार्यक्रम हो। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी की से सबसे बड़ा प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर रहा हो, या फिर इस दौरान उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को लेकर के जो कुछ भी कदम उठाए गए हैं, इन सब को लेकर के रहा हो, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक रहा है। महोदय, जब यहां पर मैं मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत इस अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट पे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, स्वाभाविक रूप से पिछले 5 वर्ष के दौरान जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कार्य किया, उसमें हमने जिन बातों को ध्यान में रख करके अपने पूरे कार्यक्रम को और अपने पूरे कार्य योजना को बढ़ा करके प्रस्तुत किया था, उसमें हमारे सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पंक्तियां भी बराबर हमें अनुप्रेरित करती थी कि धरती माता प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लोभ की पूर्ति नहीं कर सकती। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन वचनों को भी सदैव ध्यान में रख करके कार्य किया कि आर्थिक योजनाओं का आर्थिक प्रगति का माप समाज की ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के पायदान पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। और इन बातों को ध्यान में रख करके जब हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, तो महोदय बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। हमने योजनाएं बनाते समय अपने पराये का ध्यान, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमने उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के इन मंत्रों को ध्यान में रखा, सबका साथ और सबके विकास का, क्योंकि हम सबका मानना था कि जो श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमने केवल एक बात माना था कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। और इन बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य किया। यद्यपि कहने के लिए हमारी सरकार को 4.25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम सही मायने में देखेंगे तो सरकार को कार्य करने का कुल 3.5 वर्ष का समय ही मिल पाया। लगभग 20 महीने का समय तो कोरोना महामारी से जूझते हुए देश और दुनिया ने गुजारा है, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था है और उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनौती आती है, तो चुनौती ही व्यक्ति की सही परीक्षा भी लेती है। कोरोना कालखंड में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हुई,
उसके सामने नतमस्तक हुई। लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया गया वह अभिनंदनीय है। 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की व्यवस्था हो, या फिर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो। कोरोना महामारी इस देश की एक ऐसी महामारी थी जो दुनिया के अंदर पहली बार इस प्रकार का वायरस आया था, तीव्र संक्रमण था, और उस संक्रमण की चपेट में जो भी आता था वह उससे संक्रमित होता था। दुनिया के अंदर जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना अच्छा है, कई ज्यादा अच्छा है, उस देश में भारत की आबादी से आधी आबादी या 1/4 आबादी होने के बावजूद वहां पर मौत के आंकड़े भारत के अंदर कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों से कई ज्यादा थे। अमेरिका की ही हम बात करें, अमेरिका की आबादी भारत की आबादी के 1/4 है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोरोना से हुई मौतें भारत के अंदर हुई मौत से 1.5 गुना से ज्यादा है। ये चीजें दिखाती थी सावधानी, सतर्कता, समय से लिए गए सटीक फैसले और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर नेतृत्व ने काम किया है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ इस देश ने जो लड़ाई लड़ी है, उत्तर प्रदेश उस लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका के साथ देश के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता रहा। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए हैं। 9 करोड़ से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हुए हैं। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मरीज आया था प्रदेश में, हमारे पास कोई लैब नहीं थी। हमने दिल्ली सफदरजंग में या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में सैंपल भेजने पड़े थे। उपचार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे सभी 75 जनपदों में आरटीपीसीआर लैब भी है, ट्रूनेट मशीन भी मौजूद है, एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था भी है। और जिस प्रदेश में 1.5 वर्ष पहले कोरोना जांच के नाम पर एक भी जांच करने की क्षमता नहीं थी, वह प्रदेश आज 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। जिस प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला मरीज आया था तो उस समय 36 जनपद ऐसे थे जिसमें एक भी आईसीयू का बेड नहीं था। बहुत सारे लोगों ने प्रदेश के अंदर शासन किया होगा, लंबे समय तक शासन किया है। कुछ लोगों ने कई दशकों तक शासन किया, कुछ लोगों ने 4 बार, कुछ लोगों ने 3 बार प्रदेश के अंदर सत्ता हथियाई। क्या किया? 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू के बेड नहीं मौजूद थे। आज प्रदेश के अंदर सभी 75 के 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रारंभिक काल में जब हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, तब हमारे पास मास्क के लिए, पीपी किट के लिए, सैनिटाइजर के लिए हमको भारत सरकार पर या अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज प्रदेश में पीपी किट बनाने के तमाम उद्योग लग चुके हैं, मास्क यहां बनाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर हमारी चीनी मिलें इतना पर्याप्त मात्रा में बना रही हैं कि अब सैनिटाइजर न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के 27 राज्यों को भी सप्लाई उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सैनिटाइजर कर रहा है। प्रदेश ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाया, यानी 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने, 18 करोड़ डोज वैक्सीन की उत्तर प्रदेश अब तक दे चुका है। और लगातार
प्रतिदिन 15 से 16 लाख के एवरेज को लेकर के तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया, तमाम प्रकार की दुष्प्रचार हुए, लेकिन जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और राज्य सरकार की बातों पर विश्वास किया और वैक्सीन लेना प्रारंभ किया। वैक्सीन ने थर्ड वेव की संभावनाओं को रोका और संभावनाओं को रोकने के साथ आज हम लोग न केवल वैक्सीन दे रहे हैं बल्कि 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन सरकार का डबल डोज राशन की खुराक भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में हर महीने 2 बार राशन भी फ्री में लेने का कार्य कर रहे हैं। फ्री में राशन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और इसी को कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। महोदय, यही तो महाभारत में कहा था। महाभारत के शांति पर्व में एक चर्चा आती है, जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे होते हैं तो उस समय युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वास्तव में राजधर्म क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते थे कि परिस्थितियां राज्य को या राजा को बाध्य कर देती हैं अपने रूप चलने के लिए, लेकिन भीष्म पिता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा राजा कालस्य कारणम, योग्य राजा है, योग्य शासक है तो वह परिस्थिति के अनुसार नहीं चलता बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुरूप मोड़ता है। और भारत ने उन परिस्थितियों को अपने अनुरूप मोड़ा है। हम कोरोना के पीछे नहीं भागे बल्कि कोरोना को पीछे भागने के लिए मजबूर किया। आज सारे पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। विकास की सभी गतिविधियां युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही हैं और उन स्थितियों में हम लोग अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी पूरी मजबूती के साथ जनता के दरबार में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को लेकर के आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। महोदय, यह अनुपूरक बजट लगभग 8500 यानी 8,500 करोड़ रुपए का है, जिन पर मैं अभी चर्चा करूंगा। और लेखानुदान जो हमारा अंतरिम बजट है, लेखानुदान 2022-23 का विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन होने तक सरकारी कामकाज में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो और सभी कार्य हमारे चलते रहें, इस दृष्टि से लगभग 5,45,000 करोड़ रुपए के आसपास का यह हमारा लेखानुदान भी इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर यहां पर चर्चा होगी। ये चीजें बताती हैं कि दुनिया के अंदर आज भी आप देखेंगे बहुत सारे देश हैं जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं। अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, चीन फिर से लॉकडाउन की तरफ चला गया है। यूरोप के कई देश प्रभावित हो रहे हैं, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। लेकिन हमारे यहां पहले चरण का रहा हो, दूसरे चरण का रहा हो या तीसरे चरण के बारे में जो विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थी, कोई कहता था अगस्त में आ ही जाएगा, कोई कहता था कि सितंबर में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हम लोगों ने कहा ना अगस्त में आएगा ना सितंबर में आएगा, हम दोबारा सरकार बना करके आएंगे और फिर तीसरे वेव को भी रोकेंगे। और इसीलिए कोरोना आएगा नहीं, कोरोना को रोकेंगे, थर्ड वेव को भी रोकेंगे। लेकिन हां, यह तय है कि आप में से बहुत सारे लोग वापस नहीं आने वाले हैं।
चलिए मैं एक श्राप नहीं, मैं आज शुभकामना देता हूं कि आप जैसे हैं ऐसे बैठे रहें, यहां के लोग ऐसे बैठे रहें। इसको तो स्वीकार करते हैं ना। हाँ, हम यही तो कह रहे हैं कि सभी लोग वापस आ जाए, आप वहीं बैठे रहें, ये लोग यहां बैठे रहें। महोदय, हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के दौरान, मैं चर्चा 5 वर्ष की करूंगा, 4.5 वर्ष की नहीं करूंगा, 3.5 वर्ष की भी नहीं करूंगा। ये 5 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और महत्वपूर्ण इसलिए रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक आम धारणा थी, आम धारणा क्या थी? हम राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके सोचें तो उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा होती थी कि देश के विकास का सबसे बड़ा बाधक है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी लोगों के मन में धारणा थी उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, आस्था का सम्मान नहीं होता है, विकास की कोई रुचि नहीं है। और कई जनपद तो हमारे ऐसे थे जहां के नौजवानों को देश के अंदर और दुनिया के अंदर लोग देख करके होटल में भी रूम नहीं देते थे। कई जनपद ऐसे थे जहां पर माफिया इतनी तेजी के साथ हावी थे कि वहां पर लोगों को, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जब हमारी सरकार 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर रही है महोदय, तब मैं कह सकता हूं इन 5 वर्षों में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। तब मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बदली है। तब मैं इस बारे में कह सकता हूं आज देश और दुनिया का हर एक बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले 5 वर्ष के दौरान हुआ निवेश है, यह उसका उदाहरण है। कोरोना में दुनिया पस्त थी और उत्तर प्रदेश में 66,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड के दौरान मात्र हुआ है। इस दौरान देश की पहली डिस्प्ले यूनिट यूपी के अंदर लगी और उसने प्रोडक्शन भी अपना शुरू कर दिया। स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करते होंगे। इस स्मार्टफोन में जो स्क्रीन लगती है ना, इसी को डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं। ये पहले देश के अंदर नहीं बनती थी, ये चीन में बनती थी। आज उसका निर्माण भी प्रदेश के अंदर होने लग गया है और ये फैक्ट्री लगी है कोरोना कालखंड में यूपी के अंदर। ये फैक्ट्री लगाई है उस संस्था ने जो पिछली सरकार में अपना बोरिया बिस्तर बांध करके भ्रष्टाचार के कारण, गुंडागिर्दी के कारण, माफिया गिर्दी के कारण भागने के लिए मजबूर हो रही थी। और आज कुछ लोगों को सपना होता है, कोई दिक्कत नहीं, सपना देखते रहिए लेकिन इंतजार करते रहिए। महोदय, कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है? ये चीजें हुई कैसे हैं? आप इस सदन के अभिभावक हैं, कस्टोडियन हैं, और आपको याद होगा जब हम लोग यहां पर आए थे पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए, तब भी मैंने कहा था उत्तर प्रदेश उस समय 22 करोड़ की आबादी का राज्य था, आज लगभग 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। तब भी हमने कहा था कि 25 करोड़ की आबादी के राज्य के लिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ के बजट से काम नहीं चलेगा, हमारा बजट का दायरा बढ़ना चाहिए। लेकिन दायरा बढ़ाने से, हमारे बढ़ाने से नहीं बढ़ सकता। हमारे पास उतने सोर्स ऑफ इनकम भी होने चाहिए, हमारा रेवेन्यू भी उतना होना चाहिए, राजस्व भी हमारा उतना होना चाहिए। और हमने अपना राजस्व भी बढ़ाया।
बजट का दायरा भी बढ़ाया। हमारी सरकार जब अपने यानी इस अनुपूरक बजट के साथ यहां पर अंतिम अनुपूरक बजट इस सरकार का प्रस्तुत हो रहा है, यह लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का है। 6 लाख करोड़ रुपए का इसलिए है, इस सबके बावजूद है कि कोरोना कालखंड में तमाम विपरीत परिस्थितियों और अर्थव्यवस्था पर पड़े विपरीत असर के बावजूद भी हम 6 लाख करोड़ तक अपने बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल हुए। एफआरबीएम की सीमा का हम अनुपालन कर रहे हैं। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने हर एक राज्य के लिए जो सीमा निर्धारित की है, उस सीमा का पूरा पालन करते हुए राज्य सरकार ने इसे प्राप्त किया है। इस दौरान हम प्रदेश के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले छठे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को लगभग दोगुना करने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। अगर यही स्पीड रहती, पहले की सरकारें इसी स्पीड के साथ चलती, महोदय मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 के लिए हमेशा नंबर 1 के साथ देश के अंदर अग्रणी भूमिका के साथ होता है। हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, यहां की पिछली सरकारों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का प्राधिकरण नहीं किया होता, राजनीति का प्राधिकरण नहीं किया होता, राजनीति का माफियाकरण नहीं किया होता, सत्ता को वंशवाद और परिवारवाद के सामने गिरवी नहीं रखा होता, सत्ता भाई भतीजेवाद की भेंट नहीं चढ़ी होती, तो यही उत्तर प्रदेश नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने का हकदार था और यह हक उसको मिलना ही चाहिए। और नंबर 1 का उत्तर प्रदेश, इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग चले थे और उसमें कई क्षेत्रों में सरकार के सामूहिक प्रयास के कारण हमें सफलता भी प्राप्त हुई। कई क्षेत्रों में हमें सफलता प्राप्त हुई। अगर मैं उसके बारे में यहां पर कुछ क्षेत्रों में आपको मैं यहां पर केवल बता दूं कि कैसे उत्तर प्रदेश ने कैसे इस तस्वीर को बदलने में योगदान दिया। अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, गेहूं, तिलहन, गन्ना, चीनी उत्पादन, आलू, मटर, दूध, आम उत्पादन, आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आज के दिन पर भी है। देश के अंदर उन तमाम योजनाओं में जो भारत सरकार ने लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं घोषित की, उन योजनाओं में भी उत्तर प्रदेश का नंबर 1, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर को एक व्यवस्थित स्वावलंबन के लिए चलाई जाने वाली योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। सौभाग्य योजना के अंतर्गत फ्री में कनेक्शन, विद्युत के कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। गरीबों के घर में भी रसोई गैस के चूल्हे जल सकें, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। प्रदेश के अंदर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम में उद्योग प्रोत्साहित करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर उन तमाम किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। देश के अंदर उन सभी योजनाओं में लगभग 50 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले 35वें, 30वें, 27वें बहुत होता था, दम तोड़ करके 15वें स्थान से नीचे तो कभी आता ही नहीं था। आज वही उत्तर प्रदेश देश की उन सभी योजनाओं पे नंबर 1 की लड़ाई लेकर के चल रहा है, नंबर 1 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। टेस्टिंग, कोरोना में टेस्टिंग में नंबर 1 पर, कोरोना उपचार के लिए बेड्स उपलब्ध कराने में नंबर 1 पर, वैक्सीन देने में नंबर 1 पर, और अन्य योजना को सफलतापूर्वक हर एक गरीब तक पहुंचाने में भी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका को बरकरार रखे हुए है। यही नहीं, स्मार्ट सिटी मिशन,
बहुत सारे लोगों को स्मार्ट सिटी से नफरत होती होगी, क्योंकि जो लोग विकास का जिनको मतलब नहीं, वे स्मार्ट सिटी से उनको कैसे वे अच्छा मान सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने गांव के विकास की धुरी गांव को बनाया, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए शासन की योजनाएं बनी। लेकिन साथ साथ शहरी क्षेत्र का भी समग्र विकास हो। प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम है, 17 में से 10 नगर निगम स्मार्ट सिटी के अंदर भारत सरकार के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित हुए। शेष 7 को राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना को आगे बढ़ाई है। स्मार्ट सिटी मिशन पे उत्तर प्रदेश नंबर 1, और कल ही देश के सभी महापौर उत्तर प्रदेश के इस अभिनव कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए वाराणसी पधार रहे हैं। वाराणसी में उनका एक बड़ा सम्मेलन है, उस सम्मेलन के साथ वे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होगा, यह कार्यक्रम वहां पर संचालित होगा। स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश की अमृत योजना के साथ जुड़ी हुई है। जल जीवन मिशन के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से कार्य किया है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, कोई सोचता था कि हर परिवार के पास अपना शौचालय हो, हर परिवार के पास पेयजल की सुविधा हो। कोई सोचता था हर परिवार के पास अपना उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर हो। और नेता प्रतिपक्ष जी, आप तो समाजवादी सही थे, लेकिन परिवारवादों के चक्कर में पड़ गए आप, और उसके कारण आपकी छवि धूमिल हुई है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था 1950 और 60 के दशक में, उन्होंने कहा था इस बात को, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था, और लोहिया की बात सच साबित होगी। देखना, अगर आप लोहिया को नेता मानते हैं तो आप मेरी बात को मानेंगे। उन्होंने उस समय कहा था कि जो सरकार इस देश के अंदर, इस देश के गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण कर देगी, खुले में शौच से उन्हें मुक्ति देगी, और जो सरकार उनके घर में चूल्हा जलाने का कार्य करेगी, उस सरकार को आने वाले 25 सालों तक दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा पाएगी। डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा था 60 साल पहले, और उस सपने को साकार किया आजाद भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हर गरीब के पास शौचालय है, हर गरीब के पास रसोई गैस का कनेक्शन, हर गरीब के पास फ्री राशन का कार्ड, हर गरीब के पास आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का राशन, 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड, और हर गरीब के पास विद्युत का फ्री में कनेक्शन। इस सपने को किसी ने साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्या कर रही थी पिछली सरकारें महोदय, क्या कर रही थी पिछली सरकारें? अगर हम लोग उस दिशा में चलें तो मुझे लगता है कि सरकार जनता के बोझ को कम करने की बजाय जनता पर ज्यादा बोझ से बनी हुई थी। पिछली सरकारें ये जनता के लिए बोझ बन चुकी थी। क्या होता था प्रदेश के अंदर 2017 में, जब हमारी सरकार मार्च 2017 में बनी थी, मैंने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम भेजी थी। मैंने छत्तीसगढ़ और हरियाणा, मैंने कहा थोड़ा इन राज्यों का देखिए प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी क्या है। राज्य में तब तक कोई प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी नहीं थी। आड़तियों से खरीदारी होती थी, एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिल पाता था। और ये टीम गई, एक सप्ताह तक इन्होंने इन राज्यों में कैंप किया, वहां देखा, और फिर बकायदा वहां के प्रेजेंटेशन को लेकर के लोग यहां पर आए थे, और फिर मेरे सामने, पूरी हमारे अधिकारियों के सामने इन्होंने उसका प्रेजेंटेशन किया था। और हम लोगों ने 1 अप्रैल 2017 को प्रदेश के अंदर गेहूं क्रय केंद्र स्थापित कर दिए थे। 19 मार्च को 2017 में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था।
एक सप्ताह के अंदर ये लोग पूरे देश के अंदर उन राज्यों का दौरा करने के बाद आए थे, अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए थे और उसके बाद 1 अप्रैल से हमारे क्रय केंद्र प्रारंभ हो गए थे। और महोदय, अगर मैं बताऊं कि उत्पादन का ही देखेंगे, देखिए किसान को अगर अपनी उपज का दाम नहीं मिलेगा, उसकी रुचि खेतीबाड़ी से न घटेगी, कर्ज तले दबेगा, आत्महत्या करेगा, खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो गरीब भूख से मरेगा। और यह सच है, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था और गरीब भूख से मरता था। सरकार को कहीं भी लज्जा नहीं आती थी, क्योंकि सरकार तो अपनी मस्ती में जी रही थी। 5 कालिदास के बाहर तो कोई निकलता ही नहीं था, निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। और उसका परिणाम क्या था? प्रदेश के अंदर अगर धान का उत्पादन 12 से 17 के बीच में केवल 144 लाख मीट्रिक टन हुआ, तो 17 से 21 के बीच, अभी हम 22 में नहीं पहुंचे हैं, 21 के बीच में 171 तक पहुंचा है, 171 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। धान क्रय की कार्रवाई चल रही है 5वें वर्ष की। गेहूं 149 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, 12 से 17 349 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ 12 से 17 के बीच, और 17 से 21 के बीच में होता है 375 लाख मीट्रिक टन। दलहन 74 लाख मीट्रिक टन होता है 12 से 17 के बीच, और 95,90,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है 17 से 21 के बीच। तिलहन 41.76 लाख मीट्रिक टन होता है 12 से 17 के बीच, और 69.67 लाख मीट्रिक टन होता है 17 से 21 के बीच। और खरीदारी अगर आप देखेंगे, लगभग दुगने का अंतर है। धान 123 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच में आड़तियों के माध्यम से खरीदा जाता है, और हमारी सरकार में अब तक अभी चल रहा है, ये लगातार अभी जनवरी तक प्रोक्योरमेंट चलेगा, 244 लाख मीट्रिक टन हम अब तक खरीद चुके हैं, सीधे किसानों से खरीद चुके हैं, डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में जा रहा है। गेहूं 12 से 17 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन खरीदारी हुई आड़तियों के माध्यम से, और हमारी सरकार में 94 की तुलना में 210 लाख मीट्रिक टन किसान से सीधे खरीदा गया और वह पैसा उनके खाते में गया। किसान जो लाभान्वित हुए, 12 से 17 के बीच 14,87,000 किसान लाभान्वित हुए। धान में, गेहूं में लाभान्वित हुए 19,02,000। और हमारी सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान अभी जो चल भी रहा है, जो किसान अब तक लाभान्वित हो चुके हैं, 14 लाख की तुलना में हमारी सरकार में लाभान्वित किसानों की संख्या 31,88,000, और गेहूं में 43,75,000 किसान लाभान्वित सीधे सीधे हुए हैं, जिनसे हमने उपज खरीदा है, उनको उपलब्ध कराया है। महोदय, जो धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाई गई, अगर मैं देखूं तो गेहूं और धान के किसानों को जो कुल धनराशि उपलब्ध कराई गई, यह धनराशि गेहूं में 12,800 करोड़ रुपए, यह 12 से 17 के बीच में, और 17 से 21 के बीच में उपलब्ध कराई गई 36,405 यानी 36,405 करोड़ रुपए, यानी 3 गुना ज्यादा धनराशि किसान के पास गई है। धान में 17,190 करोड़ रुपए 12 से 17 के बीच और 17 से 21 के बीच में अब तक धान में हम लोग 41,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में दे चुके हैं। गन्ना किसानों का अगर हम देखें तो 12 से 17 के बीच में गन्ना किसानों का 90,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था, और 17 से 21 के बीच अब तक 1,48,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में जा चुका है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2,54,000 किसानों के खाते में अब तक 37,000 2,54,00,000 किसानों के खाते में 37,521 करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। और हमारी सरकार ने आने के साथ ही किसान जो कर्ज के तले दबा हुआ था, ऐसे 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के कार्यक्रम को भी आने के साथ ही सरकार ने आगे बढ़ाया। महोदय, अगर मैं किसान की बात करूं तो पिछली सरकार के समय सिंचाई योजनाओं के लिए जो वहां पर कार्य हुआ था, मुझे लगता है कि 12 से 17 के बीच 1 लाख हेक्टेयर की भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। और 17 से 22 के बीच में, 21 के बीच में जो हम लोग सिंचन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, यह 22 लाख हेक्टेयर से अधिक है। अभी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित की। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, ये 9 जिले सीधे सीधे से लाभान्वित हो रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना का अभी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया। बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये सभी जनपद इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही बाण सागर परियोजना, मिर्जापुर और प्रयागराज जनपद इससे लाभान्वित हो चुके हैं 18 में। बंडई बांध, जमरार बांध, मोदहा बांध, पहुंच बांध, पहुचुरा बांध, गुंटा बांध, रसिन बांध, जखनौल पंप नहर प्रणाली, ये तमाम जो परियोजनाएं, लगभग 17 परियोजनाओं को हमारी सरकार जो 3-3, 4-4 दशक से लंबित थी, उन योजनाओं को पूरा किया। उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई। और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा किसानों को प्राप्त हुई और किसान उससे लाभान्वित हो रहा है। महोदय, अगर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे, पेयजल की सुविधा गांव-गांव में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, बुंदेलखंड प्राकृतिक दृष्टि से हर प्रकार की खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन वहां की खनन संपदा को, खनिज संपदा पर भू माफियाओं को और खनन माफियाओं को हावी पिछली सरकारों ने करवाया था। हमारी सरकारों ने उन माफियाओं को उनके सही जगह पहुंचाने का काम किया ही, लेकिन साथ साथ वहां की जनता जिन विकास कार्य के लिए हकदार थी, आज पेयजल की समस्या का समाधान मार्च 2022 तक हम लोग, जब हमारी सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, बुंदेलखंड की पेयजल की समस्या का समाधान हो चुका होगा। हर गांव में हर घर नल योजना लागू हो चुकी होगी। बुंदेलखंड में आप केन और बेतवा को जोड़ने की कार्रवाई भी हो रही। पूरे बुंदेलखंड की व्यापक परिवर्तन कर देगा। अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ जिन परियोजनाओं को मैंने अभी यहां पर उल्लेख किया है, ये सभी परियोजनाएं तो पूरी हुई हैं। पूरा बुंदेलखंड पानी के लिए अब तरसेगा नहीं। वहां की माताओं को, वहां की बहनों को इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और वहां के नौजवानों को पलायन इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बुंदेलखंड के विकास की आधार अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गई है। 2022 तक इस एक्सप्रेसवे को हम तैयार करने जा रहे हैं और एक्सप्रेसवे में सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना की कार्रवाई को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा दिया। अभी आपने देखा होगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की एक बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास झांसी में प्रधानमंत्री जी ने किया है। बुंदेलखंड के दोनों जनपदों में हम एयरपोर्ट दे रहे हैं। चित्रकूट के एयरपोर्ट हमारा तैयार हो रहा है। ललितपुर में एक नया एयरपोर्ट हम देने जा रहे हैं। बुंदेलखंड विकास की एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमारे नेता प्रतिपक्ष बलिया से हैं। अलग विषय है कि विकास में रुचि उनकी कम ही रहती है, लेकिन बुंदेलखंड के
साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खुल चुका है। और सही मायने तो मैं तो यही मानता था कि आपको जाने में बलिया परेशानी होती है, क्योंकि आप साल में एक बार इस क्षेत्र में जा पाते थे। तो हमने कहा कम से कम साल में 10-12 बार जब चले जाएं। इस बुजुर्गी में तो आपका ध्यान रखने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस इसीलिए हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। और मैं तो चाहूंगा, वैसे आप चले होंगे, धन्यवाद, ओह धन्यवाद देने का तो शिष्टाचार है ही नहीं ना। आपको चोरी छुपे देते होंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं देते। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ रहा है और गाजीपुर से वाराणसी भी जुड़ रही है, बलिया भी जुड़ रही है। बलिया के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए प्रयागराज तक 12 जनपद हमारे इससे आच्छादित हो रहे हैं। 18 तारीख को शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री जी गंगा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। महोदय, 1947 से 2017 तक प्रदेश के अंदर 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे और 17 से अब तक हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। 5 एक्सप्रेसवे पर यह है कार्य की स्पीड। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 1947 से लेकर के 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। अभी 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने 9 मेडिकल कॉलेज को क्लास चलाने के साथ जोड़ दिया है। वहां पे क्लास प्रारंभ होने जा रही है इस सत्र में। 2019 में 8 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन मैंने स्वयं किया था। वहां पे क्लास की सेकेंड ईयर एमबीबीएस के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। 16 नए मेडिकल कॉलेजेस पे हम काम कर रहे हैं। आखिर हर जनपद में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए? और हम लोग डॉक्टर भी आ जाएंगे, आ जाएंगे। आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, हर जगह बैठिए। मैं इसीलिए आपकी क्या जरूरत है यहाँ कराने की? जब सारा उत्तर प्रदेश देश में एक हो गया तो फिर आप घर बैठिए बाबा। अब हम लोगों को आगे यही कहने के लिए आए हैं, हम यही कहने के लिए आए हैं कि जो स्पीड सरकार ने बढ़ाई है वह उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य के रूप में देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए वह स्पीड फिर से स्पीड ब्रेकर न आने पाए, इस दृष्टि से हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना परंपरागत उद्यम को बढ़ाने के लिए और प्रदेश के अंदर जितने रिफॉर्म होने थे इस रिफॉर्म के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो उत्तर प्रदेश 15-16 में 14वें स्थान पर था, उसको नंबर 2 स्थान पर लाने में एक सफलता भी हमारी सरकार ने प्राप्त किया। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और आज पेयजल की योजना, 2 क्षेत्र प्रदेश के ऐसे थे जहां पर पेयजल का सबसे ज्यादा संकट था, बुंदेलखंड में, बिंदु क्षेत्र में, और डार्क जोन से जुड़े हुए कुछ खारा पानी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश में। इन क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा की कार्रवाई हमारी बन चुकी। वर्तमान में 38,000 ग्राम गांवों में, राजस्व गांवों में पेयजल हर घर नल योजना की कार्रवाई को सरकार युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव हर घर नल योजना के साथ जुड़ जाए, क्योंकि स्वच्छता के साथ साथ शुद्ध पेयजल आधी से अधिक बीमारियों के समाधान का मार्ग निकालता है, आधी से अधिक समस्याओं का समाधान का मार्ग निकालता है।
और इस दृष्टि से सरकार ने इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोग जब आए थे तब प्रदेश के अंदर बहुत कम आच्छादन था पेयजल का। आज 35 लाख घरों में हर घर नल योजना नए सिरे से जोड़ने का कार्य करने में सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, प्रदेश के अंदर अगर मैं ईज ऑफ लिविंग में ही बात करूं तो ईज ऑफ लिविंग में अगर हम बताएं दें कि 12 से 17 के बीच में कितने गरीबों के आवास बने थे, कुल आवास सैंक्शन हुए थे 12 से 17 के बीच में, वह मुझे लगता है कि मुश्किल से हजारों में आ पाए थे। रुचि भी नहीं थी, क्योंकि जब अपने स्वयं के परिवार से फुर्सत हो तो व्यक्ति समाज के बारे में सोचे। और महोदय, इस समय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर के हमारी सरकार 42 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे आजादी के बाद से जिनको किसी ने छुआ ही नहीं था। बनटांगिया, मुसहर, थारू, सहरिया, कोल, चेरो, ये तमाम ऐसी जातियां थी जो वंचित रह गई थी। इन लोगों को 100% आवासीय सुविधा, 100% शौचालय की सुविधा, 100% विद्युत के कनेक्शन, 100% उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, निराश्रित महिला पेंशन की योजना से जोड़ना, दिव्यांगजन पेंशन के साथ जोड़ना, वृद्धावस्था पेंशन के साथ जोड़ना और जिस भी प्रकार की लोकल राशन कार्ड की सुविधा से आच्छादन करना, आयुष्मान भारत का कार्ड या मुख्यमंत्री या जन आरोग्य योजना का कार्ड उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी सरकार ने इस दौरान युद्ध स्तर पर किया। बहुत सारी जगह 100% हो चुका। आज जाइए उन क्षेत्रों में जहां पर पहले एक भी पक्के मकान नहीं थे, केवल झोपड़ी नजर आती थी, आज उनकी एक व्यवस्थित कॉलोनी वहां नजर आती है। देखने देखते बनता है। आज जब उनके चेहरे की खुशहाली दिखती है, लगता है देश स्वतंत्र इन लोगों के लिए अब हुआ है। उनको वोटिंग राइट नहीं थी, उनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन ये लोग बड़े बड़े नारे लगाते थे। कोई गरीबी हटाओ का नारा लगाता था, कोई जो है तमाम हल्ला बोल का नारा देता था, कोई कुछ और नारा देता था, लेकिन उन गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य अगर किसी ने किया तो बीजेपी की सरकार ने किया है। और बीजेपी नेतृत्व की इन सरकारों ने जो कार्य उन क्षेत्रों में किया है वह कार्य भी सबके सामने उदाहरण है। महोदय, कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ तमाम लाभार्थी परक योजनाएं जो हैं, अगर हम देखेंगे किस प्रकार से इन योजनाओं से वंचित रखा जाता था लोगों को, मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे प्रदेश के अंदर बालिकाओं के लिए कोई योजना नहीं थी। 2017 के पहले सच था कि प्रदेश के अंदर बालक और बालिकाओं का जो अनुपात था इसमें काफी विषमता थी। कुछ जिले तो ऐसे थे इसमें बहुत भारी अंतर था और भारत सरकार भी और दुनिया के तमाम संगठन जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे वे इस पर चिंतित थे। अभी भारत सरकार के जो ताजे आंकड़े आए हैं वह उत्तर प्रदेश के लिए काफी संतोषजनक हैं। सबसे अच्छे आंकड़े उत्तर प्रदेश के देश के अंदर हैं और इसी दृष्टि से प्रदेश सरकार ने, हमारी सरकार ने पिछली बार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई थी और मुझे प्रसन्नता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 80 लाख बालिकाएं इससे सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 10 लाख बालिकाएं सीधे सीधे लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना जो हम लोगों ने लागू की थी, हमारे विपक्ष के मित्रों ने उस समय काफी आलोचना की थी, कहा ये तो गरीब का अपमान है। लेकिन आज जब सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उमड़ता हुआ जन सैलाब उन बालिकाओं को आशीर्वाद देने के लिए उमड़ता है तो सचमुच उस समय लगता है कि गरीब की बेटी सबकी बेटी, गांव की बेटी सबकी बेटी का अभाव वहां पर देखने को मिलता है।
गांव की बेटी सबकी बेटी, इस भाव को वही समझेगा जिसके मन में मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव होगा। और जहां पे लोग बोल देंगे अरे जवान है, कुछ गलती हो जाती है, जहां पे ये भाव होगा तो उनसे उम्मीद क्या करते हैं? वे तो मजाक ही बनाएंगे सामूहिक विवाह योजना का। और सामूहिक विवाह योजना का यही मजाक इस सदन में ही जब घोषणा हुई थी, तब यहां पर हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा था ये तो गरीब का अपमान है। और आज 2 लाख से अधिक कन्याओं की शादी इसमें श्रम विभाग में। पता नहीं स्वामी प्रसाद जी ने विपक्ष के मित्रों को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि मैं तो उनके यहां कई जगह गया कार्यक्रम में। 50-50 हजार की भीड़ उन कार्यक्रमों में जब भाग लेती है। कोई सोच सकता है एक गरीब और एक श्रमिक की कन्या की शादी में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकगण, सांसदगण, वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित होते हैं। भारत के सही लोकतंत्र को प्रदर्शित करता है, भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सपने को भी साकार करता है कि आर्थिक योजनाओं के माप का पैमाना ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि नीचे के पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। और जब श्रमिक की बेटी पर, गरीब की बेटी की शादी में हर तबके का व्यक्ति शामिल होता है, तब यह सपना साकार होता हुआ दिखाई देता है। गरीब की इस पीड़ा को समझेगा कौन? ये पीड़ा हमारी सरकार ने समझा और योजनाएं लागू की गई। और इसीलिए बेसिक शिक्षा परिषद में 2017 के पहले क्या था? आधे से अधिक विद्यालय बंदी के कगार पर थे। संभवतः हमारे नेता प्रतिपक्ष भी मंत्री रहे हैं इस विभाग के। और कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया था कि आधे से अधिक विद्यालय बंदी के कगार पर पहुंच गए थे। महोदय, ऑपरेशन कायाकल्प बिना किसी सरकारी सहयोग से जन सहभागिता का आदर्श उदाहरण है और मुझे लगता है इसका मॉडल खड़ा होना चाहिए देश के अंदर। इसका प्रेजेंटेशन देश के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 1,30,000 से अधिक विद्यालय, फ्लोरिंग, फर्नीचर, बालक बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट, पेयजल की सुविधा और अच्छे शानदार तरीके से संचालित हो रहे हैं। ज्यादातर विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी संचालित हो रही है और बच्चों की संख्या भी बढ़कर के 1,80,81,000 तक पहुंच चुकी है। और सरकार ने इस बार निर्णय किया, पहले 2017 के पहले आधे से अधिक बच्चे ऐसे थे जो नंगे पैर स्कूल जाते थे, बिना यूनिफॉर्म के स्कूल जाते थे, बिना बैग और बुक्स के स्कूल जाते थे, आधे में छोड़ देते थे। आज हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग भी, बुक्स भी, जूता भी, मोजा भी, स्वेटर भी सरकार दे रही है। और सरकार 1100 में ये सब चीजें खरीदती थी और अब वो 1100 रुपए सीधे बच्चे के अभिभावक के खाते में दिए जा रहे हैं। उन बच्चों के ही अभिभावक के अकाउंट में दिए जा रहे हैं। अब आप अपनी पसंद से खरीदिए। सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी का एक उदाहरण है। 1,80,00,000 से अधिक बच्चों के अकाउंट में पैसा गया है, जा रहा है। 1,20,00,000 का दिया जा चुका है। शेष प्रक्रियाधीन है, उसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आधार से लिंक अभिभावकों के अकाउंट भी किए जा रहे हैं। ये उन अंतिम पायदान पर बैठे हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन सपनों को साकार करने वाला कार्य ये ही होता है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य होने चाहिए थे, अभी 21 दिसंबर को, अभी कल ही प्रदेश के अंदर पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था। ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग ने किया था। क्या उत्साह था पंचायत प्रतिनिधियों में। उन्हें लगा वास्तव में कि सरकार हमारी है, हम सरकार की विजन के अनुरूप कार्य करेंगे। जब सरकार का अपना विजन नहीं होता है तो नीचे की सरकार भी डगमगाने लगती है, लेकिन जब सरकार विजन के साथ काम करती है तो निचली सरकार भी अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। और उन्होंने भी इस चीज को कहा कि नहीं, हम लोग
कार्य करेंगे, कार्य कर रहे हैं और सचमुच बहुत अच्छा काम किया था। पंचायत चुनाव हुए थे, हमारे विपक्ष के मित्र विरोध कर रहे थे पंचायत चुनाव का, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया? कोरोना का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन हम लोगों ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को, आशा कार्यकर्तियों को, आंगनवाड़ी जितनी थी इनको, एएनएम को, राजस्व के कर्मियों को, पंचायती राज विभाग के कर्मियों को, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए कर्मियों को, सबको लगाया कि हर ग्राम पंचायत में निगरानी समिति बन जाए। शहरी क्षेत्र में भी पार्षद की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनाई गई और निगरानी समिति ने जितना बेहतरीन कार्य किया था, अभिनंदनीय है। और उसी अभिनंदन स्वरूप कल हमारी सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने का कार्य भी किया है और उनको एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने का काम भी किया है। ग्राम प्रधान 58,189 ग्राम प्रधान हैं और इनको अब मानदेय देने की कार्रवाई हम लोगों ने कर दी है। 3,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया। 5,000 मानदेय ये लोग पाएंगे। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के 9,800 पाते थे, अब 11,300 पाएंगे। अध्यक्ष जिला पंचायत पहले 14,000 पाते थे, अब 15,500 पाएंगे। सदस्य जिला पंचायत पहले प्रति बैठक 1,000 पाते थे, अब 1,500 रुपया प्रति बैठक पाएंगे। सदस्य क्षेत्र पंचायत पहले 500 प्रति बैठक पाते थे, अब 1,000 प्रति बैठक पाएंगे। और सदस्य ग्राम पंचायत पहले कोई मानदेय नहीं था, अब हर बैठक में 100 रुपया उनको भी मिला करेगा। यानी 8 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को पहली बार सम्मान देने का कार्य किसी ने किया है, वह बीजेपी की सरकार ने, हमारी सरकार ने किया है। कल ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग ने इन कार्यक्रमों को वहां पर घोषित किया। और यही नहीं, हम लोगों ने यह भी कहा है, इससे पहले ब्लॉक का एक जेई या येई इंतजार करता था ग्राम प्रधान की, एमपी बनाएगा, कार्य योजना तैयार करेगा। तो हमने कहा कि नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं कि आप उसका इंतजार करें। पीडब्ल्यूडी से, सिंचाई विभाग से, आवास विकास से, विकास प्राधिकरण से, नगर निगम से, या हम इन विभागों में इंपैनल्ड करेंगे कुछ आर्किटेक्ट और अच्छे इंजीनियर को, उनसे किसी से आप बना दीजिए, अपनी कार्य योजना को लागू करिए, विकास का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान भी आधार है विकास का, वो चुनी गई बॉडी है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। 2 लाख तक की सीमा थी उसकी, हमने कहा नहीं, इसको बढ़ाओ, 5 लाख तक की उसको अधिकार दिए गए। 5 लाख तक का वो स्वीकृत कर सकता है। क्षेत्र पंचायत को भी अधिकार बढ़ाए, जिला पंचायत के अधिकार बढ़ाए और सही मायने में त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत की इस परिकल्पना को, ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को सरकार ने साकार किया है। कल उस विराट सम्मेलन में 5 लाख पंचायत प्रतिनिधि भागीदार बने थे उसमें। और यही कल उस कार्यक्रम में सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों का भी निर्माण कार्य प्रारंभ यानी पूरा हो चुका है और ग्राम सचिवालय प्रारंभ हो रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय होगा। अगर राज्य स्तर पर सचिवालय है, जिला स्तर पर विकास का सचिवालय है, तो ग्राम पंचायत में क्यों नहीं होगा ग्राम सचिवालय? हमने वहां कुछ नए लोग दिए हैं। एक, हर ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक होगा, वो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में ग्राम प्रधान का सहयोग करेगा। हर सचिवालय, ग्राम सचिवालय में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी होगी। गांव के व्यक्ति को बैंक में 5 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपनी ग्राम पंचायत में ही पैसे का लेन देन जो भी उसको करना है, गांव में ही उसे वहां प्राप्त हो जाएगा। ग्राम सचिवालय के माध्यम से ही उस व्यक्ति को सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। अब आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाय ताती प्रमाण पत्र, जितने भी कार्रवाई सब गांव में ही सब बनेंगे। ऑप्टिकल फाइबर से शरीफ ग्राम पंचायतों को जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। अब गांव केवल गांव नहीं होगा, स्मार्ट गांव होगा, स्मार्ट गांव। और स्मार्ट गांव की परिकल्पना को हमारी सरकार साकार कर रही है। 56,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति की प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी है और इन्हें नियुक्ति पत्र अभी 21 दिसंबर को प्रयागराज में प्रदान किए जाएंगे।
निराश्रित महिला महोदय, पहले इन्हें मानदेय 300 रुपये मिलता था और इनकी जो संख्या थी प्रदेश के अंदर 17,31,000 को यह सुविधा दी जा रही थी और अब वर्तमान में हम लोग निराश्रित महिला पेंशन यानी विधवा पेंशन जिसे कहते हैं, विधवा पेंशन पहले केवल 17,31,000 महिलाओं को मिलती थी। हमारी सरकार ने इसको बढ़ा करके भी 30,34,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा हम दे रहे हैं। लेकिन ये सुविधा पेंशन जो हम अनुपूरक लेके आए हैं, इसमें मिशन शक्ति के साथ जोड़ करके लेके आए हैं, आधी आबादी को ध्यान में रख करके लेके आए हैं। उन लोगों से कोई मतलब नहीं जो कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती तो वो क्या ताकत समझेंगे आधी आबादी की। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि 300 से 500 भी हमारी सरकार ने किया था, तो 500 से अब 1,000 रुपये उन्हें मानदेय मिला करेगा। और तो देखिए सीधी तस्वीरें आप तक